नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएफसी न्यूज़ सोशल फाइट कैंपेन न्यूज़। महाराष्ट्र के ठाणे में आज स्वदेशी सेना द्वारा आयोजित महारैली में लोगों ने जमकर नारेबाजी की। आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। मास्क का दंड वसूलना बंद करो। 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 वैक्सीन की जबरदस्ती, लॉकडाउन की जबरदस्ती, मास्क की जबरदस्ती, लॉकडाउन लावल्यावर नुकसान भरपाई, लॉकडाउन लावल्यावर नुकसान भरपाई, लॉकडाउन लावल्यावर नुकसान भरपाई। मैंने देखा कि अभी मास्क के ऊपर जो बात कर रहे थे कि भैया उसकी जो पोर साइज है वो मास्क की जो होती है छेद की वो ज़्यादा होती है, वो माइक्रोमीटर में होती है। ठीक है, मतलब कि 100 से लेकर 300 माइक्रोमीटर तक भी हो सकती है। अब ये कोरोना का जो वायरस है ये बोलता है, ये इसकी जो साइज़ है वो नैनोमीटर में। ठीक है, अब नैनोमीटर छोटा होता है और माइक्रोमीटर बड़ा होता है। बड़े में से छोटा हमेशा जा सकता है। और हमने तो आरटीआई में पूछ लिया, ये तो डॉक्टर जितने भी बोल रहे हैं वो बिना आरटीआई के, बिना किसी सबूत के बोल रहे हैं। मैं पूरी तरह से सबूत के साथ में बोलता हूँ। राजीव दीक्षित जी के कार्यकर्ता या राजीव दीक्षित के कोई भी जो फॉलोअर्स होंगे वो बिना सबूत के कभी बात नहीं करते। हमने पहले पूरे साल भरे में सारे डॉक्यूमेंट जमा किए, 3500 डॉक्यूमेंट जमा किए, और उन डॉक्यूमेंट्स के बेस पर, उस स्टडी के बेस पर बोल रहे हैं। या कोई भी डॉक्टर एलोपैथी का होगा वो हमको बता दे कि ये आरटीआई गलत है। ये आरटीआई जो हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर का है। ठीक है, तो अब उसमें ये लिखा हुआ है, हमने एक प्रश्न पूछा था मास्क के लिए कि भैया ये मास्क किसने पहनना चाहिए, तो उन्होंने सीधा लिखकर बता दिया कि द पर्सन हैविंग नो सिम्टम्स आर नॉट सपोज टू यूज द मास्क। तो किसने पहनना चाहिए? जिसको सिम्टम्स है। तो सर्दी खांसी बुखार के जिसको सिम्टम्स है उसने पहनना चाहिए। अब मुझे आप बताइए, फिर दूसरा प्रश्न हमने उसको पूछा था कि आपके पास कोई एक भी ऐसी स्टडी है क्या, कोई ऐसा एक एविडेंस है क्या कि मास्क पहनने से आपका ये कोरोना का प्रसार रुक जाता है, या मास्क पहनने से ऐसा कोई स्टडी है क्या कि कोरोना का प्रसार नहीं होता? उन्होंने कहा हमारे पास में ऐसी कोई स्टडी नहीं। तो जब स्टडी नहीं है आपके पास में, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, और अच्छा ये सारी स्टडी बनाते हुए कोई दूसरी पास, 10वीं पास या 12वीं पास जैसे नेताओं जैसे तो लोग वहां पर स्टडी करके नहीं बता रहे ना। मगर जो स्टडी के लिए वहां पर बैठे, साइंस की स्टडी कर रहे हैं, वो लोग वहां पे साइंटिस्ट होते हैं, और उनके अंडर गाइडेंस में ये सारी गाइडलाइंस बनाई जाती है। भारत की आईसीएमआर की गाइडलाइंस बनाई जाती है। वो कोई बनाने वाले कोई बेवकूफ़ लोग नहीं, उन्होंने लिख कर दिया कि भैया मास्क उसी को पहनना चाहिए जिसको सर्दी खांसी है, बुखार है। और आप अगर 3 लेयर मास्क तब पहनना चाहिए जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं किसी को मिलने के लिए। अब इतने बड़े बड़े साइंटिस्टों का आप अपमान कर रहे हैं, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का अपमान कर रहे हैं, और छोटे मोटे डॉक्टर्स बता रहे हैं कि हाँ भैया ये वैक्सीन लेना जो है वो कंपलसरी है, मास्क पहनना कंपलसरी है, मास्क से बचाव होता है। कैसे बचाव होता है? और मैं आपको बताता हूँ कि आप कोई एविडेंस दो ना कि बचाव होता है। ऐसे ऊपर ऊपर क्यों बोलते हैं? बिना एविडेंस के आप बात क्यों करते हैं? तो मेरा तो देशमुख जी से या ऐसे डॉक्टरों से वही सवाल है कि आप एविडेंस के ऊपर बात करें। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मास्क ये लोग जो पहनाते हैं उसके पीछे क्या ये रीज़न हो सकता है? जैसे कि मीडिया वाले आजकल सब पब्लिक को डराते हैं, उनका काम है एक फियर पैदा करने का और एक डर का माहौल पैदा करने का। इसी तरह से मास्क पहनने से सामने वाला देखता है, वो साइकोलॉजिकली थोड़ा इफेक्ट हो जाता है। एक दूसरे का मास्क देखे कि हाँ बाबा ये कोई बड़ी पैंडेमिक बीमारी है, जो मास्क इसने पहना है मैं भी पहनूं। ऐसे एक साइकोलॉजिकल, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साइकोलॉजिकली एक फियर पैदा कर रहे हैं। शायद यही इसका रीजन है। बाकी कोरोना का इलाज तो इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, न साइंटिफिकली दिख रहा है न लॉजिकली दिख रहा है कि तो ऐसे लग रहा है। ये जो विनय भाई कह रहे हैं ये बिल्कुल 100% है। जब भी आप किसी भी बीमारी के साथ में डर जोड़ देते हैं, मानसिकता में डर जोड़ दिया आपने, तो समझ लेना कि वो बीमारी सबसे बड़ी बीमारी हो जाएगी। आप जो है साइंस की बुक में खोलकर देख लीजिए, 5वीं कक्षा की बुक में लिखा है कि कोरोना क्या है। कोरोना इज इक्वल टू सिंपल फ्लू। अच्छा,
मैं तो ऐसे डॉक्टरों से ये पूछना चाहता हूँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी बड़ी जो है लेबोरेटरीज चलाने वाले और ब्रिटेन जैसे देशों ने मास्क बंद कर दिया, पहनना कंपलसरी नहीं ब्रिटेन में। उन्होंने कहा कि भैया वैक्सीन लगाना कंपलसरी है। उन्होंने कहा वर्क फ्रॉम होम भी जरूरी नहीं है, आप सब लोग आ सकते हैं, घूम सकते हैं, जा सकते हैं। अब इसको आप सिंपल फ्लू बोलो। तो जब ब्रिटेन ने अगर ये बोल दिया, इतने बड़े देश ने जिसने 75 देशों के ऊपर राज किया, ऐसे ब्रिटेन के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने बता दिया कि ये सिंपल फ्लू है, तो आपने तो एक रात में लॉकडाउन लगा दिया इस देश में। अब आपको क्या ऐसी मजबूरी है कि आप ये नहीं बोल रहे कि भैया इसको सिंपल फ्लू के जैसा रहो। और अगर 150 करोड़ लोगों को आपने वैक्सीन लगा दी है, तो WHO खुद कह रहा है, बिल गेट्स खुद कहता है कि आपके पॉपुलेशन के, आपकी जनसंख्या के 30 से 40% लोगों को अगर वैक्सीन लग गया है तो बाकी लोगों को लगाने। और वैक्सीन से नुकसान हो रहे हैं। जो एडवर्स इवेंट ऑफ फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन की जो लिस्ट है, पूरे वर्ल्ड में 28 लाख लोग हैं जो वैक्सीन से जो है उनको नुकसान हुए, कुछ मर गए, किसी को मैं अगर आपको वो लिस्ट दूं, और ये ऑथराइज लिस्ट है WHO की इसकी वेबसाइट की, मैंने उसकी लिस्ट निकालने की कोशिश की और लिस्ट निकालते निकालते उसको स्क्रॉलिंग करते हुए और कॉपी पेस्ट करते हुए मेरी उंगलियां थक गई कि इतने डिसऑर्डर्स है वैक्सीन से। मैं अगर उसका एक पूरा PDF अगर आपको दिखाऊंगा तो कैसे कैसे डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, ब्रेन के अलग डिसऑर्डर्स, आईज के अलग डिसऑर्डर्स, ईयर्स के अलग डिसऑर्डर्स, माउथ के अलग डिसऑर्डर, गले के अलग, हार्ट के अलग, छाती के अलग, लंग्स के अलग, पेट के अलग, और इम्यून डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, विलियन बैरे सिंड्रोम हो रहा है। WHO की खुद की रिपोर्ट है, WHO ने 100 लोगों की ऐसी कमेटी बनाई अमेरिका में, जिन लोगों को 100 लोगों के ऊपर ये जो एडवर्स इवेंट हुए हैं, तो उसके बाद में उन्होंने एक कमेटी बनाई कि भैया ऐसे लोगों को क्यों हो रहा है, वो उसको ठीक कर रहे हैं। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ऐसे अगर एडवर्स इवेंट अगर हो रहे हैं तो आप जिनकी इच्छा है लेने की, हमारी तो नहीं है इच्छा, क्योंकि आप उसमें झूठ बता रहे हैं लोगों को और सच छुपा रहे हैं। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे प्रतिनिधि है चुने हुए, आप हमारे लोग हैं यार। हमने आपको 2014 में चुनकर भेजा है सब तरफ कि आप अच्छा काम करने वाले, मगर पता चला कि आप झूठ क्यों छुपा रहे हैं। आप लोगों को बताओ कि वैक्सीनेशन मांसाहारी है, तो मैं अगर ब्राह्मण हूं या मैं जैन हूं या मैं मांसाहार को नहीं एक्सेप्ट करता हूं, तो मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं लूंगा। आप छुपा रहे हैं कि इसमें गाय के बछड़े का वो है, फेटल बोमिन सेरम है, ठीक है, FBS। तो आप क्यों छुपा रहे हैं? आप बताओ ना लोगों को, इस देश में गाय का मांस खाने वाले लोग हैं कि नहीं? तो वो उनको अगर इच्छा होगी तो गाय का वो सेल्स भी लगा लेंगे, वो रक्त भी उसमें वैक्सीन में लगा लेंगे। आप छुपा रहे हैं कि वैक्सीनेशन में चिंपांजी के खून के कंटेंट है, उसके सेल्स है, उसको डेवलप करने के लिए वैक्सीनेशन को चिंपांजी के सेल्स लिए गए हैं। आप सच बताइए। और तीसरा जो है, एक एबॉर्टेड चाइल्ड था नीदरलैंड में, 1970 में उसका एबॉर्शन हुआ था, 3 महीने का बच्चा था, उसकी आपने जो है कंटेंट लिए और उसके सेल्स को डेवलप करके आपने म्यूटेड कोरोना उसमें लगाया, उसको डेवलप किया और वो वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। अब मुझे बताइए कि जिसको जान प्यारी है तो वो मांसाहारी भी लेगा, एबॉर्टेड बच्चे का भी लेगा, वो कोई भी दवा ले सकता है। मगर मुझे अगर मेरे देश में अगर आयुर्वेद है, मेरे देश में पंचगव्य है, मेरे देश में निसर्गोपचार है, मेरे देश में होम्योपैथी है, यूनानी है, तो मुझे, आप तो वोकल फॉर लोकल बोलने वाले लोग हैं। वोकल फॉर लोकल का मतलब ही होता है स्वदेशी। तो आपके पास में अभी बहुत अच्छा एक मौका था कि आप अपनी आयुर्वेद की दवाइयों को, आप अपने गिलोइस को, आप अपनी यहाँ की स्वदेशी चिकित्साओं को बढ़ावा देते, मगर आपने गलती कर करके मेडिकल प्रोटोकॉल, गलत मेडिकल प्रोटोकॉल लगा। लोग मुझे पूछते हैं कि भैया फिर लोग मर कैसे रहे? मुझे आप बताइए कि दुनिया में अगर कोरोना की दवाई नहीं है, आप बोलते हैं, तो आप हॉस्पिटल में उनके साथ में कर क्या रहे थे? आप उनको बुखार आया तो पैरासिटामोल, उनके अगर उनको इन्फेक्शन हो गए तो आप उनको एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, आप उनको अगर तबीयत वो लंग्स में सब जम गया है कफ, तो आप उनको स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, आप रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन दे रहे हैं, आपने प्लाज्मा थेरेपी। पहले आपने कहा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वरदान है, ट्रंप ने कहा तो आपने भी कहा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। फिर सारी दुनिया के साइंटिस्ट लोगों ने मना कर दिया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन तो कोई काम का नहीं है। फिर आपने अपने मेडिकल प्रोटोकॉल से हटा दिया, तो फिर जिनकी मौत हुई है वो उसका जिम्मेदार कौन?
उसकी जिम्मेदार सरकार। रेमडेसिविर रेमडेसिविर के साथ में भी ऐसे हुआ। आपने कहा कि रेमडेसिविर तो वरदान है जी, उसकी ब्लैक मार्केटिंग हुई, उसकी ब्लैक कालाबाजारी हुई, लोगों ने 1.5 लाख रुपए दे देकर ये किया। हमारे गडकरी साहब ने तो वर्धा में एक पूरा कारखाना उसका डाल दिया, मगर 1 महीने के बाद में आपने बोला कि रेमडेसिविर कोई काम का नहीं जी। तो ये हेल्थ सिस्टम हमारे देश में कर क्या रहा है फिर? तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लॉकडाउन लगाते हैं तो उसका कानूनन जो है उसका भरपाई मिलती है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इन्होंने लगाया, 2005 का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसकी जो कलम है 12 नंबर की, और उसी तरह से पेंडेमिक एक्ट 1897 की कलम 2 नंबर की जो है और 3 नंबर की, उसके अंदर पूरा क्लियर लिखा हुआ है कि भैया आप अगर किसी को लॉकडाउन में रखते हैं तो आपको दोनों वक्त का भोजन जनता को देना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है, क्योंकि वो कुछ कमा ही नहीं रहे, वो क्या करेंगे? या तो वो लुटेरे बन जाएंगे, वो डकैती करेंगे, लोगों को मारेंगे और उनका खाना छीनेंगे। तो आप लोगों को डकैती बनाना चाहते हैं क्या? तो ये कानूनन जो है हम ले सकते हैं नुकसान भरपाई, और वो नुकसान भरपाई जो है डबल ले सकते हैं। 1897 में जब प्लेग हमारे देश में और पूरी दुनिया में आया तो उस वक्त अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज जो है प्यूरिफिकेशन करते थे, उसका डिस्टिलेशन करते थे और उसको स्वच्छता करते थे प्लेग की। चूहे हुए जो होते थे उनको, मरे हुए उनको निकाल कर फेंकते थे, साफ सफाई करते थे, चूना लगाते थे घर में, और उसके बाद में एक अंग्रेज बाहर खड़ा होता था ब्रीफकेस लेकर, उसके अंदर कैश होती थी, और वो बोलते थे बताओ आपका कितना नुकसान हुआ, और वो कैश पूरी जो है उसको डबल भरपाई देते थे। उस वक्त का नियम है 1897 का, अंग्रेजों का बनाया हुआ। तो अंग्रेज चले गए, मगर आपने फिर भी अगर ये कानून रखा है अंग्रेजों का, और वही अगर एप्लीकेशन कर रहे हैं 100 साल पुराना, 150 साल पुराना अप्लाई कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो उसके हिसाब से हमको हर्जाना दो। आप हमको एक साल 18 महीने नहीं, आप 10 साल हमको घर में रखो और उसका हर्जाना देते रहो, 2 वक्त का खाना देते रहो, और ये कानून हम लोग मांग रहे हैं। के लिए और देने के लिए। बाहर दिया गया है। तो बाहर जो है देश में ये दिया जाता है। अभी जो है सिंगापुर में एक लड़के को जो है हार्ट का प्रॉब्लम हुआ वैक्सीन लेने के बाद में फाइजर के, तो उसको 1,80,00,000 रुपए दिए। मैं जर्मनी के एक स्टूडेंट से बात कर रहा था उस दिन, तो उसने वो भारत से वहाँ पर पढ़ने के लिए गए, तो मैंने कहा भाई वहाँ पर क्या सिचुएशन है? उन्होंने कहा कि भाई हमको तो अभी 2-2, 3-3 बूस्टर लगाने के लिए बोल दिया है, मगर यहाँ से जो एजुकेशन लोन लेकर वहां पर सीएस करने गए हैं या मास्टर करने गए हैं, उन लोगों को वहां की सरकार हर दिन $500 दे रही है, हर दिन। तो हमारे देश के स्टूडेंट्स जो है जो अपनी स्कॉलरशिप लेते हैं, आपने तो हमारे देश के जो रेलवे में सफर करते हैं, हमारे बुजुर्ग है, ओल्ड एज वाले हैं, उनका वो कंसेशन भी निकाल दिया, वो ट्रैवल ही नहीं कर सकते। आप बोल रहे हैं कि पेंशन नहीं मिलेंगी, आप पगार नहीं मिलेंगी, कितने लोगों को जॉब से निकाल दिया, बेकार कर दिया उन लोगों को। आप मारना चाहते हैं क्या? लोगों को बेरोजगार करना चाहते हैं क्या? इसलिए हमने आपको चुनकर नहीं भेजा। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि एडवर्स इवेंट हुए जिन जिन लोगों का हुआ उसका पूरा सबूत हमारे पास में। ये किरण यादव जी है, ये विरार रहते हैं और अभी मालेगांव रहते हैं, किरण यादव जी। तो इनका बेटा हितेश कड़वे, वो विरार रहता था, 23 साल का बच्चा, वो वैक्सीनेशन लेकर आया, कोविशील्ड की पहला डोज लेकर आया, और 3 घंटे के बोले मेरा सर दर्द हो रहा है, और 3 घंटे के अंदर हार्ट अटैक से मर गए। हमने क्या किया है कि सभी जिलाधिकारी को निवेदन दिया, निवेदन नहीं नोटिस दिया है कि जो आपने RT-PCR कंपलसरी किया है, मास्क कंपलसरी किया है, और टेस्ट भी कंपलसरी किया है, मतलब वैक्सीन भी कंपलसरी किया है, और लॉकडाउन भी कंपलसरी कर रहे हैं। तो ये जो आदेश निकाले हैं तो वापस ले रहे, तो वापस नहीं ले रहे। तो हमने क्या किया प्रयास, हमने उस्मानाबाद जिले से किया, उनको लेटर दे दिया। आज किरण ताई का अकेला बेटा था, इतना हट्टा कट्टा बेटा था, आज उनके साथ में उनको संभालने वाला कोई नहीं है, मगर हम जो है उनको फिर भी धड़स बंधाए हुए हैं कि आप डरिए मत, हम आपके साथ खड़े हैं। आपको वैसे कोई भी भी आप लोग नहीं रहते तो आज तक मैं अपना सुसाइड करके मैं, क्योंकि जीना ही किसके लिए? फिर कोई आगे पीछे तो है ही नहीं, ना मेरे माँ बाप है, ना कोई है, ना भाई है, एक ही बच्चा था, उसके ऊपर ही जिंदगी थी, उसके लिए मैं लड़ रही थी। अभी किसके लिए? अभी सिर्फ उसकी वजह, उसके जैसे और हितेश नहीं जाना चाहिए, इसकी वजह से मेरी ये लड़ाई है और मैं आज खड़ी हूँ बस। बहुत अच्छा, बाकी मुझे दूसरा कुछ भी नहीं लेना है। आज मैं मालेगांव से यहाँ तक आई हूँ कि मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, और जैसे मेरे बच्चे की जैसे और कोई बच्चे हो गए वो भी कोई वैक्सीन वगैरह लेते हैं, उनको भी ऐसे प्रॉब्लम होते, कम से कम मेरे बच्चे की वजह से 4 बच्चे की जान तो बचे।
जैसे सब लोग इतने सब है मेरे साथ में, उनकी वजह से तो मैं आज खड़ी हूँ, यहाँ तक आती हूँ। नहीं तो मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है सुसाइड के सिवा। स्वदेशी सेना आपके साथ है, आपके साथ में पूरे देश के जागरूक नागरिक हैं। आप बिल्कुल भी हिम्मत ना हारे। हम आखिरी दम तक हितेश को न्याय दिलाकर रहेंगे। हम ये जो गलतियां हो रही है सरकार की, हम उनको समझा के रहेंगे। आप बिल्कुल भी अपने आप को अकेला ना समझे, ऐसा कोई कदम ना उठाए कि जिससे आने वाले लोगों को उसका नुकसान हो। आप खड़े हैं तो आपकी यही हिम्मत आप बांधिए ऐसी महिलाओं के लिए, ऐसी माताओं के लिए कि भाई मेरा तो हितेश चला गया मगर आपका हितेश ना जाए, आपके बच्चे ना जाए। गत 2 साल के कोरोना काल जिसमें लगातार जो नॉन एसेंशियल दुकानें हैं सरकार ने बंद रखी और व्यापारियों को सड़क पे ला दिया है। इसमें छोटे छोटे मझोले व्यापारी है उनका पूरा धंधा बंद हो गया है। आज करीब 20% दुकानें बंद हो गई है। किसी की किराए पे ली हुई दुकान थी, किसी को लाइट के बिल के भरने थे, बच्चों को स्कूल के फीस भरने थे। ये सभी परिस्थिति बंद दुकानों में कहाँ से चुकाएगा? सरकार ने इसके बारे में कभी सोचा नहीं। इवन सरकार ने अपने प्रॉपर्टी टैक्स से लेके कोई भी चीज़ में कहीं पे भी सरकार ने कोई रियायत दी नहीं है। यहाँ प्रोविज़न है हमारे कानून के अंतर्गत कि जब आप दुकानें बंद रखें तो उसका मुआवजा 2 गुना मिलना चाहिए। सरकार ने कहीं पे भी देश भर में, सिर्फ यहाँ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, देश भर में कहीं एक भी व्यवसायी को या कोई सड़क पे जो रिक्शा चला रहा हो, टैक्सी चला रहा हो, कितने लोगों को नुकसान हुआ है उसके बारे में कभी सोचा नहीं है। सरकार को ये गंभीरता से सोचना चाहिए और कभी भी ऐसे लॉकडाउन जैसी चीज़ें ज़बरदस्ती लोगों पे लादनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, जब ये वैक्सीनेशन या सरकार द्वारा अभी जो नया फतवा लाया गया था जिसमें दुकान के अंदर कोई ग्राहक पाया जाता है जिसने मास्क नहीं लगाया है तो सीधा 10,000 रुपये का मुआवजा दंड भुगतना है दुकानदारों को। ये तो एकदम ही लूट की तरह है। दुकानदार की गलती क्या है? दुकानदार जब मास्क उनके कानून के अंतर्गत लगा के बैठा है, वो भी कानून में नहीं है, फिर भी लगा के बैठा है, ग्राहक आता है, वो ग्राहक की जिम्मेवारी कैसे लेगा दुकानदार? आज सरकारी कार्यालय के अंदर अगर कोई जाता है काम से और वो मास्क नहीं लगाता है तो क्या अधिकारी से आप दंड वसूल करोगे? कोर्ट के अंदर कोई जाता है और वो नहीं अगर भरता है तो क्या जज से वसूल किया जाएगा? तो ये दुकानदार के ऊपर एक लूटबाजी क्यों की जा रही है? क्योंकि दुकानदार कुछ ज़्यादा आवाज़ नहीं करते हैं, बाहर नहीं सड़कों पे आते, इसके लिए सरकार अपनी मनमानी कर रही है। ये कहीं ना कहीं बंद होनी चाहिए। आज हम मदन दुबे जी के साथ मिलके जो व्यापारियों को नुकसान हुआ है गत 2 वर्षों में, उस नुकसान की भरपाई के हम फॉर्म भरवा रहे हैं और फॉर्म भरवा के कलेक्टर को इसका फॉर्म भर के निवेदन सब हम देंगे। अगर कलेक्टर से हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हमारी अगली जो लड़ाई है वो कोर्ट तक जाएगी और हम व्यापारियों को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। मैं एडवोकेट अभिषेक कुमार गुप्ता। यदि आपको पुलिस कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, बीएमसी कर्मचारी या थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दंडात्मक कार्रवाई करते हो तो आप उनको फाइन ना देते हुए आपके पास आरटीआई की कॉपी होगी जो हमने सेंट्रल मिनिस्ट्री को दी हुई, उसका रिप्लाई आया हुआ बाकायदा, उसमें लिखा हुआ है कि कंपलसरी नहीं है। अगर वो आपको फिर भी दंडात्मक कार्रवाई करते हैं तो मेरा नंबर है 8779307889। आप इस नंबर पर संपर्क करिए, हम इससे जितनी हो सकेगा मैं आपको लीगल सहायता दूंगा। शंकर ठक्कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ, महानगर अध्यक्ष कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। जो ये कोरोना काल में लोगों को तकलीफें हो रही है, सरकार द्वारा जो गलत कानून लगाया जा रहा है उसके खिलाफ कहीं पे भी किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता हो तो आप मेरा नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8655500600। दूसरा नंबर है 9867235790। धन्यवाद। ठाणे से अत्यदीप गुप्ता की रिपोर्ट।